नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9 की संचयन पुस्तक से पाठ गिल्लू। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। इन्होंने इस पाठ में अपने जीवन के एक अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक गिलहरी के बच्चे को उन्होंने कौवों से बचाया और अपने घर में रखा, किस प्रकार से वो उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया, उसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। ये एक संस्मरण है जो उनकी रचना मेरा परिवार से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ गिल्लू। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पूरा पाठ आपको सही से समझ में आ सके। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो उस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिलकर मिट्टी हो गया होगा। कौन जाने स्वर्ण कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो लेखिका एक दिन अपने बगीचे में गई। उन्होंने देखा एक पीली सी कली खिली हुई है फूल की। उसे देखकर उन्हें गिल्लू की याद हो आई। वो एक छोटा सा प्राणी था जो इसकी हरियाली में छुपकर बैठता था और उसके लेखिका के पास पहुंचते ही उसके ऊपर कूद पड़ता और उसे चौंका देता था। लेखिका कहती है कि उन दिनों में मैं फूलों की खोज में यहाँ आती थी, लेकिन आज उस छोटे से प्राणी की खोज में मैं यहाँ आती हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन हो सकता है कि वो मिट्टी में मिल गया हो अब तक और इस कली के रूप में मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो, यानी धरती पर दिखाई दे रहा हो। स्वर्णिम कली यानी पीले रंग की सोने जैसी कली। आगे लेखिका बताती हैं, अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चौंचों से छुआ छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी बड़ा ही विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। तो एक दिन जब वो अपने कमरे में गईं तो बरामदे में उन्होंने देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर घूम रहे हैं और अपनी चौंचों से किसी चीज को छूने का खेल खेल रहे हैं। तो कहती है जो काकभुशुंडी है, नहीं कौवा है, ये भी बड़े विचित्र प्राणी है। एक साथ इसका आदर भी किया जाता है तो अनादर यानी सम्मान के साथ साथ उसका अपमान भी किया जाता है। ऐसा क्यों है वो बताती हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूर रहने वाले प्रियजन को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो बताती हैं कि किस प्रकार से हम कौवे को आदर भी देते हैं और उसका अपमान भी करते हैं। जब पितृपक्ष होता है यानी श्राद्ध का समय होता है, जो हमारे सगे संबंधी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी याद में हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले कौवे को भोजन दिया जाता है। ऐसा मानना है कि जो हमारे पुरखे हैं यानी जिनकी मृत्यु हो गई है हमारे सगे संबंधियों की, वो कौवे के रूप में यहाँ आते हैं। ना तो वो गरुड़ के रूप में आते हैं, न मोर के, न हंस के। तो कौवे के रूप में आकर वो हमसे लेकर जाते हैं जो भोजन होता है। और जो हमारे जो दूर रहने वाले सगे संबंधी हैं उनके आने की सूचना भी हमें कौवे के इस कांव कांव से ही मिलती है। जब कहते हैं घर की मुडेर पर कभी कौवा कांव कांव करे तो कोई आने वाला है, तो ये उसका आने का संदेशा भी कौवा देता है। तो उस समय हम इसका सम्मान करते हैं दोनों समय। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा बोल रहा होता है तो कहते हैं क्यों कौवे की तरह कांव कांव कर रहा है, तो उस समय इसका प्रयोग किसके रूप में हुआ, उसके अपमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसलिए लेखिका कहती हैं कि एक ये अनोखा प्राणी है जिसको एक साथ आदर भी दिया जाता है तो उसका अपमान भी किया जाता है। अब अचानक से लेखिका कहती हैं, मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छुपे छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। अब वो अपने
ख्यालों में डूबी हुई है लेखिका, अचानक कहती है कि जो ये मेरी जो काक पुराण है, यानी जो मैं लगातार बोले जा रही हूँ उनके बारे में, उसकी जो व्याख्या है उसमें अचानक बाधा आ गई। क्योंकि उन्होंने देखा कि गमले और दीवार की संधि में, यानी उनके बीच में एक छोटा सा जीव पड़ा हुआ है जो हिलडुल नहीं रहा है। कौवे उसको चोंच मार मार कर लगता था मानो उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें घाव हो चुके थे। वो इतना घायल हो गया था कौवे की 2 चोंच लगने से ही कि वो बेजान सा अधमरा सा उस समय गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर मैं अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त को पोंछकर घावों पर पेंसिलिन की मरहम लगाई। रुई से पतली सी बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की 2 बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। अब सब लोगों ने कहा कि इसको इतना घायल कर दिया कौओं ने, उसकी चोंच का घाव ये सह नहीं सकेगा, मर जाएगा। लेकिन लेखिका नहीं मानी, क्योंकि उनका मन बहुत कोमल था। वो जल्दी से लोगों के दुख से दुखी हो जाती थी, तो उसे धीरे से कमरे में उठाकर ले आई। उसके खून को साफ किया, उसके ऊपर एंटीबायोटिक यानी पेंसिलिन का मलहम लगाया, रुई की पतली सी बत्ती बनाई, उसे दूध में भिगोकर उसके मुख में लगाकर उसे खाना खिलाने का प्रयास किया। लेकिन वो दूध नहीं पी सका क्योंकि बड़ा कमजोर था। बहुत देर तक लगातार कोशिश करने के बाद केवल 1 बूंद पानी ही वो पी पाया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब वो इतनी जल्दी ठीक भी हो गया। सिर्फ 3 दिन में ही वो इतना जल्दी ठीक हो गया कि वो लेखिका की तरफ से उसे लगता था शायद ये मेरा ध्यान रखती है, तो वो आश्वस्त हो गया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अपनी छोटी छोटी नीले कंचों जैसी आंखों से वहां वहां देखता और उसके रोएं निकल आए। 3 महीनों में झब्बेदार पूंछ हो गई, बड़ी रोएं वाला उसका शरीर हो गया, खूब झबरीली पूंछ हो गई और वो प्यारी सी आंखों से सबको हैरान करने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। अब उन्होंने उसे एक विशेष नाम दे दिया। इसका मतलब ये है, इस प्रकार से हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं डलिया हिलाकर अपने घर में झूलता और कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो इस प्रकार से उसे एक नाम मिल गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया, यानी विशेष नाम उसे मिल गया गिल्लू। और उन्होंने उसको एक घर दे दिया। फूलों की रखने की छोटी सी एक डलिया थी, उसमें उन्होंने रुई बिछाई और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 साल तक वो उसी घर में रहा। अपने आप वो वहां पर बैठता और झूलता रहता था। सबको उसे ये सब करते देखकर बड़ा आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने के लिए बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक नया उपाय खोज निकाला। वो मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अलावा सारा लघुगात एक लिफाफे के भीतर बंद रहता। उस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। अब वो बताती हैं कि जब भी मैं पढ़ने लिखने का काम करने बैठती तो वो उसे लगता से छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तरह तरह की वो खेल दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही गिल्लू करता। वो फट से आता भागता हुआ पर्दे पर चढ़ता, कभी कभी उसके पैरों से लेकर लेखिका के सिर तक चढ़ जाता, तो उसको पकड़कर वो एक लिफाफे में बंद कर देती थी। उसमें से केवल उसका सिर और 2 पंजे ही बाहर रहते थे और वो चुपचाप ऐसी स्थिति में बैठा रहता और लेखिका को देखता रहता था।
भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से उन्हें पकड़कर कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब वो कहती हैं कि जब उसे भूख लगती लिफाफे में बैठे बैठे तो वो चिक चिक की आवाज करके बताता कि मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो लेखिका उसे क्या देती? काजू और बिस्किट। वो वहीं बैठे बैठे उन्हें खा लेता था। इसके बाद लेखिका बताती हैं कि उसे पूरा 1 साल हो गया। उसके जीवन का पहला वसंत आ गया। वसंत एक मौसम है बेटा, जब फूल खिलते हैं चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो कहती हैं कि यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी नीम की और चमेली की खुशबू आने लगी थी, और मेरे घर के बाहर जो पेड़ है वहां पर गिलहरियां आती। मेरी जाली के पास आकर वो चिक चिक कह के गिल्लू से कुछ बातें करती। गिल्लू जाली के पास बैठकर चुपचाप उन्हें देखा करता। तो लेखिका को लगा शायद अब इसे मुक्त कर देना चाहिए, इसे भी अपने जैसे प्राणियों के पास जाने देना चाहिए। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। जो खिड़की में जाली लगी थी उससे एक कील निकालकर रास्ता खोल दिया गया। गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पलते हुए कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे कमरे को हमेशा बाहर से बंद रखा जाता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से ये उसका नित्य का क्रम हो गया। मतलब वो इतना खुश हो गया आजाद होकर कि लेखिका जब वापस घर लौटी तो खुशी से वो उनके सिर से पैर, पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगा। अब वो रोज इसी तरह से लेखिका के लौटने पर उनका स्वागत करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लग जाता था। तो इस प्रकार से जब लेखिका बाहर जाती तो वो भी बाहर चला जाता, और लेखिका जब घर आती तो वो घर लौट आता। जब वो बाहर होता था तो वो ऐसे घूमता था मानो गिलहरियों का नेता हो, और सारा दिन खूब उछल कूद करता, और बाद में शाम को ठीक 4 बजे अपने झूले पर आकर झूला झूलने लग जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत सारे पशु और पक्षी हैं और उनसे मेरा लगाव भी कोई कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अब वो बताती हैं कि वो मुझे हमेशा चौंकाने की कोशिश करता, और कभी फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के पीछे, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छुपा हुआ बैठा रहता। लेखिका कहती हैं कि गिल्लू मेरे बाकी पशु पक्षियों से बिल्कुल अलग था। जबकि मैं सभी को प्यार करती थी, लेकिन कोई मेरी थाली में बैठकर खाना खा सके ऐसी किसी भी पशु पक्षी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन गिल्लू उनमें से अपवाद था, यानी वो बिल्कुल एक्सेप्शन था। वो वहां पर क्या करता, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य चीजें खाने के लिए या तो उन्हें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे गिरा देता था। अब वो कहती है कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सिखाया कि थाली में नहीं बैठते हैं, थाली के पास बैठकर खाना खाओ। वो वहां बैठकर खाना खाता, एक एक चावल को बड़ी बारीकी से उठाता, और उसको सबसे पसंद क्या था खाना? काजू। अगर उसे काजू नहीं मिलता, दूसरी चीजें देते थे तो या वो उन्हें नहीं लेता या फिर नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों पर मेरे कमरे का दरवाजा जब खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता
और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू देकर आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि उन दिनों में वह अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। अब अचानक लेखिका की दुर्घटना हो गई। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसे अस्पताल में रहना पड़ा। तो गिल्लू बड़ा उदास हो गया उस समय। जब वो कोई भी दरवाजा खोलता लेखिका के कमरे का तो उसे लगता शायद लेखिका आई है। वो झूले से उतरकर भागकर आकर देखता, लेकिन उसे ना पाकर चुपचाप वापस चला जाता। और लोग उसे जब काजू देते तो वो काजू भी नहीं खाता था। जब लेखिका वापस लौटी तो उसने देखा झूले में ढेर सारी काजूएं रखी हुई हैं। तो उससे पता चल गया कि उसके दुख में दुखी होकर उसने अपना खाना भी नहीं खाया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। तो यह लेखिका बताती हैं, जब मैं बीमार थी, मुझे तकलीफ थी, मैं अस्वस्थ थी, उस समय वो मेरे तकिए के सिराहने बैठकर मेरे बालों को ऐसे सहलाता मानो कोई सेविका या कोई नर्स मेरे बालों को सहला रही हो, मेरी सेवा कर रही हो। और जब वो वहां से हटता तो उसे लगता कि कोई सेविका उसके पास से मानो हट गई हो। गर्मियों में मैं जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने का और गर्मी से बचने का एक नया तरीका खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार वो मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। तो इस प्रकार गर्मी के दिनों में गिल्लू ने एक तरीका खोज लिया कि वो लेखिका के साथ भी रह सके और ठंडक भी पा सके। वो उसके पास रखी हुई सुराही पर लेटा रहता और लेखिका को काम करते हुए देखता रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में भी अंत की यात्रा में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न अवस्था में पकड़ा था। अब लेखिका बताती है कि जीवन जो है गिलहरियों का वो 2 साल से ज्यादा नहीं होता, तो उसकी भी जीवन का अंत समय आ ही गया था। उस समय उसने न तो कुछ खाया न पिया, न ही वो बाहर घूमने के लिए गया। जब उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी रात को तो वो चुपचाप अपने बिस्तर से उतरकर लेखिका की उंगली पकड़कर लेट गया। वो वही उंगली थी जिसे उसने बचपन में पकड़ा था, जिस समय वो मरने वाली हालत में था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अब वो कहती हैं कि उसके पंजे बिल्कुल इतने ठंडे थे कि मैंने हीटर जला दिया ताकि उसे गर्मी दी जा सके, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही सूरज निकला, सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने अपने जीवन को छोड़ दिया। उसकी मृत्यु हो गई। वो ऐसे सो गया मानो दूसरे जीवन में जागने के लिए सोया हो। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है, खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। वो कहती है गिल्लू चला गया है, मैंने उसका झूला भी उतार दिया है और खिड़की की जाली को भी दोबारा से बंद कर दिया है, लेकिन जो गिलहरियां हैं वो अब भी उसी पार चिक चिक की आवाज करती रहती हैं और सोनजूही पर बार बार बसंत आता ही रहता है। यानी गिल्लू के जाने के बाद भी कोई चीज नहीं बदली है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसीलिए भी कि उसे वह जो लता थी वो सबसे अधिक प्यारी थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का कभी बसंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो लेखिका को विश्वास है कि वो अगला जन्म जरूर लेगा। उन्होंने इसी विश्वास के साथ गिल्लू की समाधि उसी पेड़ के नीचे बनाई जो कि उसे बहुत पसंद थी। और वो कौन सी थी? सोनजूही के फूलों की। उन्हें लगता है कि वो किसी दिन वापस उसी फूल के रूप में खिलेगा जैसे कि वो बचपन में मुझे एक छोटे से शरीर के रूप में मिला था। लघुगात यानी छोटा सा शरीर। तो कहती किसी बसंत के दिन वो उसी जूही के पीले फूल के रूप में खिलेगा
और मुझे विश्वास है कि वो दूसरा जन्म अवश्य लेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी प्राणी हैं, छोटे बड़े जीव जंतु हैं, सभी से हमें स्नेह रखना चाहिए। वो भी हमारे साथ उतना ही स्नेह रखते हैं। हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।